पिछली श्रृंखला में हमने अरुण कमल पर विचार किया और यह जाना कि अरुण कमल 80 के दशक के कवि हैं। इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 1954 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कपिल देव मुनि और माता का नाम सुरेश्वरी देवी था। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, नेहरू सोवियत पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। ये 80 से आज तक लिखते चले आ रहे हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण तो है ही, इसके साथ ही इन्होंने गांव, दलित, दमित या अकाल पीड़ित, अभावग्रस्त जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनके कष्टों का भी इन्होंने वर्णन किया है। और एक तरफ से तो ऐसे तो ये प्रकृति से या मातृभूमि से याचना कर रहे हैं कि वह इतनी सस्य श्यामला हो जाए, इतने अन्न प्रदान करे कि इतनी प्राकृतिक संपदा दे कि दुनिया से, समाज से गरीबी मिट जाए। लेकिन दूसरे शब्दों में यह शासक वर्ग से, हमारे प्रशासन से या उच्च वर्ग से, जो संपन्न लोग हैं, वैसे लोगों से यह याचना करते हैं या आशा रखते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि जो है अभावग्रस्त लोगों पर या अभावग्रस्त शहरों पर डालें और वहाँ के दुख दर्द को कम करें। कवित्व कला जो है इनको मौलिक रूप से प्राप्त है और इसकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति हम इनके रचना मातृभूमि में देख सकते हैं, जहाँ पर कि ये भीगती हुई बारिश में धान के खेतों में इन्हें मातृभूमि का सस्य श्यामला रूप दिखाई पड़ता है। वे मातृभूमि को देख करके या हरे भरे खेतों के बीच में खड़े होकर यह कहते हैं कि यही तो हमारी मातृभूमि है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अपने मातृभूमि की विशेषता भी बता रहे हैं कि हमारी मातृभूमि जो है वह सस्य श्यामला है, वहाँ रिमझिम बारिश है, मौसम का जो है वह सुखद रूप जो है यहाँ पर वर्तमान है। खेतों में फसलें लहरा रही हैं, किसान जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं, बारिश के पानी को सूख रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर कि सही रूप से बारिश नहीं होती है, प्रकृति अपनी संपदा नहीं लुटाती है और वहाँ के बच्चे जो अभावग्रस्त, अकालग्रस्त हैं, उन पर भी हमको दृष्टि डालनी चाहिए। इसके लिए वह मातृभूमि से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। वह पहले मातृभूमि का रूप वर्णन करते हैं, उसके बाद से उसकी याचना करते हुए कहते हैं, आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हुआ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता। तो कवि जब धान के खेतों में खड़ा होता है, चारों ओर सस्य श्यामला धरती का रूप देखता है, फसलों से ढकी हुई पृथ्वी देखता है, तब उसको लगता है कि सही हर अर्थों में हमारी मातृभूमि तो यही है, हमारी माता का रूप तो यही है। लेकिन यह माता का रूप जो है वह अंचल से या खेतों से ढका हुआ है, जिस कारण कि हमें माता के वास्तविक रूप का पता नहीं चल पाता है, वास्तविक रूप का दर्शन नहीं हो पाता है। और तब कवि या अन्य व्यक्ति जो है वह मातृभूमि की खोज में, मातृत्व की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जिस तरह समुद्र जो है दौड़कर किनारे की ओर मिलने के लिए दौड़ता है, या उसी तरह से कवि या मेले में खोए हुए बच्चे अपने माता पिता की खोज में बेचैन होते हैं, उसी तरह से कवि भी है, वह अपनी मातृभूमि की खोज में या कहें तो मानवता की खोज में, वर्तमान समाज में मानवता की खोज में बेचैन है या इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसको कहीं भी मानवता नहीं दिखाई पड़ती।
और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगा जा रहा है पूरी सड़क छेंके। यह हमारी प्रकृति का वास्तविक रूप है। कंद अंधकार में बादलों की गरज से चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, वैसे में भीगती हुई बकरियां। अपनी सुरक्षा भी मनुष्य का वास्तविक गुण है या प्राकृतिक गुण है। तो बकरियां भी जब बारिश होती है तो भीग करके किसी पेड़ के ओट में छिप जाती हैं। या ये जो हमारा सिंधु घाटी का चौड़ा सांड या जो जानवर जो हैं वो जीव जंतु भी, मनुष्य की कौन कहे, जीव जंतु भी अपनी सुरक्षा करते हैं या अपनी सुरक्षा का कर्तव्य और अधिकार सबके पास है। वे मजदूर जो सूख रहे बारिश मिट्टी के ढेले की तरह घर के आंगन में वो नौढ़ा भीगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफ़ेद रुएं तक भीगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था। ये सब तुम ही तो हो। वह प्रकृति के रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रकृति क्या है, हमारे कण कण में, हमारे हर क्रियाकलाप में संचालित है। मनुष्य भी प्रकृति के साथ ही वास्तविक जीवन जीता है या स्वस्थ जीवन जीता है। तो खेतों में काम करते हुए मजदूर जिस तरह से बारिश की बूंदें मिट्टी के ढेलों में सूखती है, उसी तरह से बारिश की बूंदें मजदूरों के शरीर में भी सूखती है। दूसरी बात है प्रकृति का यह रूप रिमझिम बारिश जो है वह हमारे मन को आह्लादित करती है। और मजदूर किसान अगर खेतों में भीगते हैं, बकरियां अगर पेड़ के नीचे भीग रही हैं, तो नई नौढ़ा जो दुल्हनें हैं वो भी आंगन में बारिश में भीगती हुई आनंदित होती हैं, गीत गाती हैं। और फिर छोटे छोटे इलायची के दानों की तरह लोग एक दूसरे से गूथे हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। यह सब हमारे मातृभूमि का मातृत्व का रूप है। यह भी है कि सामाजिक परंपरा के अनुसार हम या ईश्वर प्रदत्त जो गुण है कि हम सबसे ज़्यादा आशा जो रखते हैं वो अपनी माँ से ही रखते हैं। तो कभी भी आप सुधार की आशा कहिए या प्यार की आशा कहिए, तो वो आशा वह प्रकृति से या अपनी मातृभूमि से ही रखता है। और वह कहता है कि आज यह तो हमारे मातृभूमि का जो है वह वास्तविक रूप है या सस्य श्यामला रूप है। लेकिन कभी कभी प्रकृति भी रूठ जाती है। पिछली कविता हम लोग पृथ्वी में देख भी चुके हैं कि पृथ्वी अनवरत चक्कर लगाती है, अनवरत क्रियाशील रहती है, लेकिन उसके अंदर जो लावे उफनते रहते हैं, कभी कभी वो भी भूकंप का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसी तरह प्रकृति भी कभी कभी लगातार चलते चलते थक जाती है और कुछ जगहों पर प्राकृतिक संपदा कम होती है, वहाँ पर अभाव है, अकाल है। लेकिन वैसे जगह पर जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी पानी ही महत्वपूर्ण है। और तब वहाँ के बच्चे रोटी की सुगंध के लिए भी तरसते हैं और फिर भूखी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हैं या रोटी की सुगंध ही उन्हें आह्लादित करती है, उनको और अन्य उपादानों की आवश्यकता नहीं रहती है। काले कौओं पंखों के नीचे कौओं के सफ़ेद रुएं तक भीगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था। ये सब तुम ही तो हो। कई दुनिया से भूखा प्यासा मन तुम्हें तो ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्या इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। लगता है मेरी माँ आ रही है नक्काशीदार रुमाल से ढकी तस्तरी में, खुबानियाँ अखरोट मखाने और काजू भरे। तो आज स्थिति वही बात है कि कालाहांडी है, पलामू है या आंध्रा है, वहाँ पर अकाल है, अभाव है। तो वैसी स्थिति में जो है वो वहाँ के लोगों को मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है और वैसी स्थिति में भी, लेकिन वैसी स्थिति में क्यों लग रहा है कि आशा करते हैं या कल्पना करते हैं कि मेरी माँ जो है वह रोटी लेकर के आ रही है, तस्तरी में सूखे मेवे फल लेकर के आ रही है। लगता है मेरी माँ आ रही है हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए।
वे सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहरा, फिर धूसर। छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, पर वहीं के वहीं घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक सो रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि बच्चा जो है वह माँ के आसपास खाने के लिए घूमता है या रसोई घर के चौखट पे खड़ा रहता है। जब तक माँ कुछ दे नहीं देती है तब तक वह टलता नहीं है। तो अभाव है, अकाल है, उसके बाद भी बच्चे जो हैं वो खाने के लिए दरवाजे पे टिके हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये बच्चे कालाहांडी के हैं, आंध्रा के हैं, पलामू के हैं और ये यतीम अनाथ बच्चे। इनके माथे पर हाथ फेर दो, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो। हे माँ, ये बच्चे तुम्हारी और आशा भरी नज़रों से निहार रहे हैं। तुम इनकी तरफ अपने मातृत्व भरी नज़र फेर दो। यहाँ भी अपना सस्य श्यामला रूप दिखा दो। और एक तरह से कहें तो वही वो शासक वर्ग से, प्रशासन से या जो संपन्न वर्ग हैं उनसे आशा रखते हैं कि वो ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। नाच ये यतीम ये अनाथ है बधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ। इनके भीगे केस सवार दो अपने सस्य श्यामल हाथों से। तुम किसकी माँ हो? मेरी मातृभूमि। मेरे थके माथे पर हाथ फेरते तुम ही तो हो। मुझे से प्यार से सब तकते और भीज रहा हूँ, नाच रहा हूँ। धरती आसमान मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भीगता भीगता बीचों बीच। तो तुम तो हम ही लोगों की माँ हो। तुम केवल उच्च वर्ग की माँ नहीं हो, केवल सुविधा संपन्न लोगों की माँ नहीं हो, बल्कि यतीम अनाथ गरीब मजदूर हैं उन सब की माँ है। इसलिए तुम उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दो या उनके माथे पर अपने ये वरद हस्त फेर दो। हे माँ, हम तुमसे यह प्रार्थना करते हैं, तुमसे यह याचना करते हैं। अगली श्रृंखला में हम इस दिगंत भाग 1 के कुछ प्रमुख पदों पर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे। उसके बाद से फिर मैं दिगंत भाग 2 पर विचार करूँगी। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।